हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 24 जून। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन के मानवाधिकार निकाय की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया बिश्केक, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में इसका आयोजन किया गया। किर्गिस्तान दोस्तों यहाँ पर रहा। दोस्तों सेंट्रल एशिया का ये मैप है, इसमें 5 कंट्री हैं: कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इसमें सबसे जो बड़ा कंट्री है वो कजाकिस्तान है और विश्व का सबसे बड़ा ये लैंड ऑफ कंट्री है। ये देखिए कैस्पियन सागर ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। ये है अरल सी, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है वही मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अरल सी में 2 यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं, सीर दरिया और अमू दरिया। ये देखिए आकर यहाँ पे गिर रही है, लेकिन अब ये नदियाँ सूख चुकी हैं। यहाँ पे दोस्तों उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के बॉर्डर पे काजुलकुम डेजर्ट है, ये पूछा जा सकता है। और लेक पल्स यहाँ पे है कजाकिस्तान में। इसका इम्पोर्टेंस दोस्तों, यहाँ पे इन सब कंट्री में सेंट्रल एशिया में मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन रिच कंट्रीज हैं। हाइड्रोकार्बन यानी ये तेल के क्षेत्र के लिए ज़्यादा फेमस है। यहाँ भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इन देशों के साथ संबंध बढ़ा रहा है। तो दोस्तों ये एससीओ का मानवाधिकार पर आयोजित पहली परामर्श बैठक थी और इसका राजधानी बिश्केक में इसका आयोजन किया गया था। और भारत की तरफ से जो पूछा सकता है, अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जाकर इसे संबोधित किया है। तो इसके बाद NHRC के बारे में पूछा जा सकता है ट्रेडिशनल रूप में। ये इसका गठन जो दोस्तों 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार अधिनियम के तहत किया गया था, एक वैधानिक निकाय है। इसमें इसका अध्यक्ष केवल सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज ही बन सकता है। अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय जो हाई लेवल कमेटी है PM के नेतृत्व में, उसके सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इनका जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। और इन्हें दीवानी न्यायालय यानी सिविल कोर्ट की सारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ये याद रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजिंग करता है उम्र पूछ करके इनका कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है। अंतर्राष्ट्रीय एससीओ की स्थापना दोस्तों 2001 में हुआ था। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। पाकिस्तान 2017 में इंडिया पाकिस्तान इसका जो है पूर्णकालिक सदस्य बने थे। और इसका एक सबसे जो एग्जाम पूछा सकता है रैट्स, इसका फुल फॉर्म पूछा सकता है। इसका एक महत्वपूर्ण जो है अंग है रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। और इसका मुख्यालय ताशकंद में है। ये आतंकवाद के खिलाफ काम करता है। अगला है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इस वर्ष साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों P नारायण, ये साहित्य और शिक्षा में इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया है। ये वर्ष 2026 के लिए है, जिसमें 131 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी। इसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल है। जो 5 जो पद्म विभूषण दिए गए हैं वो धर्मेंद्र पोस्थुमस यानी मृत्युपरांत, श्री KT थॉमस पब्लिक अफेयर्स के लिए, MS.N. राजम आर्ट के लिए, P नारायण लिटरेचर एजुकेशन के लिए और B अच्युतानंदन पोस्थुमस यानी कि ये केरल के मुख्यमंत्री थे और इनकी मृत्यु हो गई थी, तो मरणोपरांत इनको दिया गया है। जो पद्म विभूषण है दोस्तों मुख्य रूप से सभी तो 13 लोगों को दिया गया है। इसमें प्रमुख जो पूछा सकता है एग्जाम में, अलका याग्निक आर्ट से संबंधित हैं, कला के क्षेत्र से सिंगर हैं। भगत सिंह कोश्यारी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। मम्मूटी आर्ट से संबंधित है, ये साउथ के बहुत बड़े एक्टर हैं। पीयूष पांडे ये भी आर्ट से संबंधित हैं। इसके साथ ही शिबू सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। इसके बाद PK मल्होत्रा पब्लिक अफेयर्स, मरणोपरांत इनको मिला है। RBI के गवर्नर रह चुके हैं। और विजय अमृतराज, ये स्पोर्ट्समैन हैं विजय अमृतराज। जो पद्मश्री मिला है दोस्तों उसमें प्रमुख है क्रिकेटर रोहित शर्मा हैं, R माधवन एक्टर, प्रसार भारती के पूर्व CEO शशि शेखर। इसके साथ अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत दिया गया। हरमनप्रीत कौर भी हैं शामिल। पद्म जो अवार्ड्स हैं इनकी शुरुआत 1954 में की गई थी। इसमें 3 अवार्ड पता ही है आप लोगों को। और एक वर्ष में दिए जाने वाले कुल पुरस्कार की संख्या 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें मरणोपरांत और विदेशी को शामिल नहीं किया गया है। संवैधानिक प्रावधान है कि अनुच्छेद 18 कहता है कि भारत का संविधान अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत का एडिशन ऑफ टाइटल्स करता है। बालाजी राघवन बनाम भारत सन 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि जो पद्म पुरस्कार हैं भारत रत्न उपाधि हैं, ये उपाधि नहीं बल्कि सम्मान है, इसलिए ये अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करते हैं। लेकिन इसमें एक बात है कि इसके अपने नाम के आगे या पीछे पद्मश्री या भारत रत्न इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। प्रसार भारती दोस्तों
ये इसका गठन प्रसार भारतीय अधिनियम 1990 के तहत 1997 में हुआ था। इसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों आते हैं। अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय समावेशन हेतु विशेष अधिवक्ता के रूप में नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा ने भारत की यूपीआई इकोसिस्टम को समझने के लिए किस शहर का दौरा किया है? तो दोस्तों ये मुंबई, जो हमारा भारत में यूपीआई डिजिटल लोग लेन देन कर रहे हैं यूपीआई के माध्यम से, उसको समझने के लिए जो नीदरलैंड की महारानी है मैक्सिमा, उन्होंने मुंबई का दौरा किया है। नीदरलैंड दोस्तों देख लेते हैं मैप में। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, ये नीदरलैंड है, नीदरलैंड। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ये सब स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं। और दोस्तों लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, इसको बाल्टिक कंट्री भी कहा जाता है। ये यूरोप का मैप है जो एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है कि ये आइबेरियन भूमि है, उसको फ्रांस से ये पिरनीज पर्वत अलग करता है। इसके साथ साथ स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के सीमा पर है। यहाँ पे दोस्तों ये है आल्प्स, और यहाँ पे जर्मनी और फ्रांस के ये जूरा है, यहाँ पे वास्टिस पर्वत है। ये सब इनकी सीमाओं पे स्थित है। जो प्रमुख नदियाँ हैं जो पूछा सकता है दोस्तों, लोयर नदी, ये अपने वाइन लोयर घाटी के लिए फेमस है और ये बे ऑफ बिस्के में गिरती है। इसके बाद सीन नदी, सीन जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, सीन नदी किनारे और इंग्लिश चैनल में गिरती है। इंग्लिश चैनल दोस्तों, इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी, तो यहाँ डाबर की जल संधि जोड़ती है। और ये रहा आपका जो राइन रिवर दोस्तों, ये यहीं पे रोटरडैम, ये देखिए रोटरडैम लिखा हुआ है, ये बंदरगाह है। ये बहुत फेमस बंदरगाह है, इनलैंड वाटर जोड़ता है इन सब देशों को में व्यापार के लिए बहुत फेमस है बंदरगाह। इसके साथ ही दोस्तों आप इधर आ जाइए, इटली में एपनिस पर्वत है, एपनिस पर्वत इटली में। डैन्यूब रिवर, ये दोस्तों इसकी खास विशेषता है कि 10 देशों गुजरती है और यूरोप की 4 राजधानियों से गुजरती है ये, और लास्ट में ये ब्लैक सी यानी काला सागर में गिरती है। बॉस्फोरस की जल संधि दोस्तों, ये देखिए ब्लैक सी है, ब्लैक सी को ये मरमरा सी से जोड़ता है। ये मरमरा सी है, मरमरा सी, और ये ब्लैक सी इसको बॉस्फोरस की जल संधि जोड़ता है। ये भी याद रखिएगा। वोल्गा रिवर भी इसमें आकर गिरती है, ब्लैक सी में। ये यूरोप का मैप हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस स्टील्थ फ्रिगेट और एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट ने अपनी परिचालन तैनाती के तहत वियतनाम के नहा रोंग बंदरगाह का दौरा किया? तो दोस्तों ये आईएनएस उदयगिरी जो है ये स्टील्थ फ्रिगेट है, और एंटी सबमरीन वारफेयर आईएनएस कवरत्ती, ये दोनों दक्षिण पूर्व एशिया के वियतनाम के नहा रोंग बंदरगाह पे इनका दौरा हुआ है। और वियतनाम और इंडिया के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को, मजबूत संबंधों को ये दर्शाता है। आईएनएस उदयगिरी यह प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित तीसरा गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है। और आईएनएस कवरत्ती ये प्रोजेक्ट 28 के तहत कुमोर्टा क्लास की ये एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट है। सैन्य अभ्यास में देखा जाए तो दोस्तों जो भारत है वो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स सिंगापुर के साथ करता है। वियतनाम के साथ हमारा विनबैक्स है जो युद्धाभ्यास है, और इसी साथ नौसैनिक अभ्यास के रूप में पासिस का शरीर किया जाता है। भू राजनीतिक महत्व दोस्तों, जो हमारे ये कंट्री हैं साउथ एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत दोस्तों इन सब कंट्री के साथ हमारा संबंध बेहतर करने का प्रयास भारत द्वारा किया जा रहा है। और वियतनाम देखिए मैप में, वियतनाम में ये रहा, इसका एक हो मो चिन सिटी है, यहीं पे ये बंदरगाह पे अपना उदयगिरी और कमोर्टा गए हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नेफेड के एक नए पोर्टल की शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। गृह मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया यह नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा है? दोस्तों गृह मंत्री के द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि पर एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसका नाम है नेफेड नीलामी पोर्टल ये लॉन्च किया गया है। और मुख्य रूप से दोस्तों ये नेफेड नीलामी पोर्टल है, इसमें कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए पोर्टल शुरू किया गया है। जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है उसको किस तरह से बढ़ावा दिया, किसानों को प्रोडक्ट को किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट मिले, एक्सेस मिले, इन सब चीज़ों के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। और 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद
श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो पुण्यतिथि है, उनके बलिदान, उनके जो कार्य थे उनको याद किया गया है। दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो अनुच्छेद 370 के उन्मूलन के पक्षधर थे। उन्हीं चाहते थे कि एक देश में 2 नियम कानून लागू हो। तो सरकार के द्वारा 2019 में आर्टिकल 370 को जो अस्थायी प्रावधान था इसको रद्द कर दिया गया और 5 अगस्त 2019 को संसद के माध्यम से 370 और 35A को प्रावधानों को निष्प्रभावी बना दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है, 2 के शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा है और लद्दाख में बिना विधानसभा इसको बनाया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 6 अलग अलग विश्व कप संस्करणों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। इसका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों, ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी उज्बेकिस्तान के खिलाफ गोल किया है, 2 गोल किया है और ये 6 विश्व कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन के उभरे हैं। अगला है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश की परमाणु ऊर्जा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 2 महीने का परमाणु प्रौद्योगिकी अभ्यास कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है IIT हैदराबाद के द्वारा, जिसके तहत 2 महीने के लिए जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग, इसकी स्थापना दोस्तों अगस्त 1948 में वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के तहत किया गया था परमाणु ऊर्जा आयोग का, और इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। AERB दोस्तों, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, इसकी जो स्थापना है 1983 में की गई थी। यह बोर्ड जो है भारत में परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित उपयोग और नियंत्रण के लिए ये रेगुलेटरी बोर्ड की तरह काम करता है। NPCIL भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड, ये सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो देश में परमाणु बिजली संयंत्रों के निर्माण और संचालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। ये संचालित करता है परमाणु बिजली संयंत्रों का और इसके निर्माण को भी देखता है। जो भारत में 3 स्तरीय परमाणु कार्यक्रम है वो है दोस्तों, जो पहला है स्टेज 1, वो दाबित भारी जल रिएक्टर का उपयोग किया जाता है। इसमें प्राकृतिक यूरेनियम 235 और 238 का इस्तेमाल किया जाता है और भारी जल DTO को मंदक मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दोस्तों मुख्य रूप से 235 और 238 का इस्तेमाल करके हम उत्पाद के रूप में प्लूटोनियम 239 का उत्पाद के रूप में प्राप्त करते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके बाद इसी प्लूटोनियम 239 का जो सेकेंड स्टेज में इस्तेमाल किया जाता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। जो स्टेज 1 से प्लूटोनियम प्राप्त होता है उसका ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टेज 2 में, और ये इसमें थोरियम को मिलाया जाता है और थोरियम 232 यूरेनियम 233 में इसे कन्वर्ट करता है और बाद में दोस्तों स्टेज 3 में इसी थोरियम के माध्यम से यूरेनियम 233 का इस्तेमाल करके थोरियम को जो है फर्टाइल बनाया जाता है। स्टेज 3 के लिए ऐसा परमाणु भट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत ये 3 स्टेज का प्रोग्राम है। मुख्य रूप से दोस्तों भारत में देखिए, केरल में मोनाजाइट जो रेत होते हैं वहाँ पर थोरियम का भंडार है, 25% जो भंडार है भारत में पाया जाता है। और थोरम जो है फर्टाइल मटेरियल नहीं है, यानी ये विखंडित नहीं होता है, इसको फर्टाइल बनाना पड़ता है। तो ये 3 स्टेज ऐसा रखा गया है कि हम थोरियम का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। 3rd स्टेज में थोरियम मेरे पास प्राप्त भंडार मात्रा में है तो हमको एनर्जी सिक्योरिटी हम प्राप्त हो सकेगी। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में वैश्विक तकनीकी दिग्गज कंपनी मेटा और भारतीय फिनटेक कंपनी क्रेड के बीच एक बड़ा रणनीतिक सौदा हुआ है, जिसके तहत किसे व्हाट्सएप का नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो ये है कुणाल शाह। ये क्रेडा कंपनी के CEO थे और व्हाट्सएप के द्वारा ये कंपनी को खरीद लिया गया है, लेकिन व्हाट्सएप ने इन्हें जो अपना मेटा जो कंपनी है, तो व्हाट्सएप का नया CEO इन्हें नियुक्त किया गया है, कुणाल शाह को। मुख्य रूप से दोस्तों इसके पीछे कुणाल शाह के जो फिनटेक अनुभव हैं और उसका व्हाट्सएप इस्तेमाल करना चाहता है, किस तरह से व्हाट्सएप को एक सुपर वित्तीय कॉमर्स ऐप में तब्दील करना चाहता है, ताकि वो जैसे गूगल पे हो गया या फ़ोन पे हो गया, इन सब रिचार्ज कंपनियों से मुकाबला कर सके। अगला, हाल ही में चर्चा में रही प्रसिद्ध पुस्तक द नेटफ्लिक्स कर्स पैराबल्स फॉर द प्लेनेट इन क्राइसिस के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक हैं अमिताभ घोष। और मुख्य रूप से यह पुस्तक जो है ये जायफल नटमेग की ऐतिहासिक यात्रा के माध्यम से दुनिया के जलवायु संकट, उपनिवेशवाद
पश्चिमी आक्रामक रवैये के बीच में गहरे संबंधों को उजागर करती है। लेखक बताते हैं कि कैसे 17वीं शताब्दी में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ने जायफल के व्यापार पर एकाधिकार जमाने के लिए इंडोनेशिया के बांदा द्वीपों पर भीषण नरसंहार किया था। इस किताब में जिक्र किया गया है। अमिताभ घोष का तर्क है कि हम जो प्रकृति को एक जीवित इकाई मानने के बजाय केवल एक संसाधन मानते रहेंगे तब तक पृथ्वी का जो पर्यावरण संकट है हल नहीं हो सकता है। तो इसमें दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी का किस तरह से इंडोनेशिया के द्वीपों पर नरसंहार किया गया था जायफल के व्यापार पर एकाधिकार करने के लिए, सबका जिक्र किया गया है। लेखक का परिचय दोस्तों, जो अमिताभ घोष हैं, अंग्रेजी की भाषा के पहले लेखक हैं जिन्हें वर्ष 2018 में सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनकी जो अन्य पुस्तकें हैं द ग्लास पैलेस, द हंग्री टाइड, एबिस ट्रिलॉजी, सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक एंड फ्लड ऑफ फायर, ये सब इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। तो दोस्तों आज के कंटेंट में इतना ही था। थैंक यू।